हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम लोग अपना जो फंडामेंटल राइट्स है उसको बिगिन करेंगे। एक एक फंडामेंटल राइट्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में स्पेसिफिकली हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंडामेंटल राइट को समझेंगे जो कि है हमारा राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, लेकिन इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करने से पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा लिस्ट को देख लेते हैं जो हमारी फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट है। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है, यहाँ पर हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। तो एक एक करते हुए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, एक एक करते हुए कि कौन कौन से राइट्स हमें मिले हैं आखिरकार। ठीक है, सबसे पहला राइट सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे अधिकार हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला जो राइट है हमारा वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 के द्वारा ग्रांट किया जाता है। ठीक है, देखो ऐसा समझो कि हर एक राइट जो है ना वो एक स्पेसिफिक आर्टिकल के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट वाला जो हमारा राइट है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, ये आर्टिकल 14 के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो राइट है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये आर्टिकल 15 के द्वारा दिया गया है। सब्सिक्वेंटली इसी तरीके से जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो 16, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, इस तरीके से हमारे फ्रॉम आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट है जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, बस ये आपको जानकारी देनी थी कि हमारा हर फंडामेंटल राइट एक आर्टिकल के द्वारा डिनोट किया जाता है। रटने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से आर्टिकल के द्वारा कौन सा जो फंडामेंटल राइट है वो हम डिनोट करते हैं। अभी रटने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें केवल एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि कौन कौन से राइट्स हैं हमारे और उन राइट्स में कौन कौन से सब राइट्स हैं। ठीक है, जो अलग अलग आर्टिकल के द्वारा डिनोट करे जाते हैं। तो हम क्योंकि हम लोग फर्स्ट वाला राइट कर रहे हैं राइट टू इक्वालिटी, तो पहले हम राइट टू इक्वालिटी के ही जो राइट्स हैं, जो हमें राइट टू इक्वालिटी के अंदर जो राइट्स मिले हैं उसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। तो जैसा सबसे पहला क्या था, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हर कोई जो है लॉ के सामने बराबर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कोई जो है किसी व्यक्ति के लिए कानून अलग होगा, दूसरे व्यक्ति के लिए कानून अलग होगा, ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो भले ही कोई ही क्यों ना हो। ओके, कोई भी सिटीजन हो, हर किसी के लिए हमारे यहाँ पर जो कानून है वो बराबर होगा, पहली चीज़। दूसरा क्या है, आर्टिकल 15 कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी बेसिस पर, जैसे कि रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये 5 ग्राउंड्स दिए हुए हैं, इन 5 ग्राउंड्स पर, इन 5 बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इस टॉपिक को, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को भी हम डील करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे जब हम राइट टू इक्वालिटी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखो हमें पता है कि अनटचेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस हुई है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बहुत ज़्यादा अवेयर थे कि अगर कुछ काम नहीं किया गया, अगर कोई इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं उठाया, तो हो सकता है आज़ादी के बाद भी ये चीज़ चले। बट वी डोंट वांट सच काइंड ऑफ सोसाइटी जिसमें इनइक्वालिटी प्रैक्टिस हो, जिसमें अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो। तो हमने स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स में ये आर्टिकल हमने डाला, आर्टिकल 17 हमने डाला। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी अबॉलिश करी जाएगी, कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा अनटचेबिलिटी को, ये चीज़ ये बताता है। और क्या बताएगा? हम इसको इसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर डील करेंगे जब हम राइट टू इक्वालिटी को पढ़ेंगे। एंड लास्ट आता है इसमें अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये जस्ट एक जानकारी है कि जब हम ये वाला जो टॉपिक, हम क्योंकि हम इस वीडियो में ये वाला टॉपिक करने जा रहे हैं तो उसमें ये सारे राइट्स को हम समझेंगे। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी है। जब ये वाला राइट हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग राइट टू फ्रीडम को करेंगे, जिसमें हमें अलग अलग प्रकार के फ्रीडम मिलेंगे, जैसे राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, राइट अगेंस्ट अरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि जिसकी मर्जी होगी तब हमें अरेस्ट कर लेगा, नहीं, हमारे पास प्रोटेक्शन होगी बहुत सारी। ठीक है, वो प्रोटेक्शन क्या है वो सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे। इसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा, हमारे हमारे हमारा हमारे पास होगा ये चीज़। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा, साथ ही साथ में और क्या होगा, और होगा असेंबल पीसफुली, हम लोग असेंबल कर पाएंगे पीसफुल तरीके से। और भी अदर अदर काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं अंडर राइट टू फ्रीडम। तो ये हमारा सेकेंड राइट है। थर्ड राइट क्या आता है? थर्ड राइट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है? इसमें 2 राइट आते हैं
और वो राइट क्या है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। फोर्स लेबर नहीं करा जा सकता। याद करो जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें फोर्स लेबर करवाया जा रहा था, है ना। तो ये प्रोटेक्शन हमें मिलता है कि कोई फोर्स लेबर नहीं करवा सकता हमें, मिनिमम वेजेस हमें मिलनी ही होगी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डियस जॉब्स, ठीक है, चाइल्ड लेबर नहीं कर सकते आप। ओके, तो ये चीज़ भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है और बच्चों को अधिकार देता है कि उनके उनके साथ ज़बरदस्ती कोई चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकता उनसे। समझ पा रहे हो, तो ये हमारा थर्ड राइट है। फोर्थ राइट अगर आप देखोगे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके अंदर भी बहुत सारे हमारे फ्रीडम ऐसे मिलते हैं जिससे हम अपने धर्म को, अपने रिलीजन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सके। ओके, और क्या है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में जो माइनॉरिटीज़ है, कल्चरल माइनॉरिटीज़ है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, हम उनको कुछ सर्टेन राइट्स देते हैं। वो क्या राइट्स होते हैं, जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल में एक एक चीज़ को समझेंगे। और लास्ट में हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर हमने ये 5 राइट्स बात करें, 5वें राइट्स के बाद हमारा छठा जो राइट्स आता है, जो सिक्स्थ और लास्ट राइट होता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हमें रेमेडी देता है, हमें स्टेप्स देता है कि किस तरीके से हमारे राइट्स अगर किसी कंडीशन में वायलेट होते हैं तो फिर हम कैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं और कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देते हुए हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को, इनके अंदर जो अलग अलग आर्टिकल्स के द्वारा जो अलग अलग राइट्स दिए हुए हैं, एक एक राइट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट जो राइट है हमारा फंडामेंटल राइट, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, तो पहला आता है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, मैं रीड नहीं करूँगी, मैं केवल समझा दूँगी और समझाने के बाद हम एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को कि राइट टू इक्वालिटी से ये चीज़ें कैसे जुड़ी हुई है। ओके, तो 2 सिचुएशन यहाँ पर दी हुई है, ये इमेजिनरी सिचुएशंस हैं और ये हमारे साथ हो भी सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल सारी इमेजिनरी है, ये चीज़ हम अपनी सोसाइटी में भी कभी कभी ऑब्जर्व करते हैं। पहला क्या है, पहला केस स्टडी को समझते हैं। स्वदेश कुमार नाम का एक इंडिविजुअल है, स्वदेश कुमार के साथ उनके एक दोस्त भी हैं। ठीक है, वो दोनों क्या करते हैं, दोनों दोस्त एक होटल में जाते हैं। ठीक है, गांव के आसपास कोई होटल है, वहाँ पर जाते हैं। तो फिर वहाँ पर वो चाय का ऑर्डर देते हैं कि चलिए भाई चाय की चुस्की हो जाती है ना। तो चाय की चुस्की हो जाए, तो उन्होंने चाय मंगाई। जो होटल का ओनर था वो स्वदेश को जानता था, लेकिन उसके साथ स्वदेश का जो दोस्त था ना, वो उसको जानता नहीं था। तो उसने क्या किया, उसने उस दोस्त का नाम पूछा ताकि वो उससे उसके नाम से उसकी जाति का पता लगा सके। ठीक है, जब उसने उसका नाम पूछा तो उसके बाद क्या हुआ कि पूछ के वो चला गया। फिर उसके बाद चाय उनको दी गई। तो स्वदेश को चाय किस में दी, एक बहुत अच्छे मग में दी है, एक नाइस मग में दी है। और वहीं जब उसके दोस्त को चाय देने की बारी आई तो उसने क्या किया, उसने अर्धन कप में दी, एक तरीके से जो कुल्हड़ होता है ना, तो उसमें वहाँ पर दी है, उसमें चाय दी उसको। मिट्टी का जो कप होता है तो उसमें वहाँ पर दिया गया। क्यों दिया गया, ऐसा क्यों डिफरेंस किया गया, स्वदेश को दिया जा रहा है बढ़िया कप में और उसके दोस्त को दी जा रही है एक मिट्टी के कप में, ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो उसका दोस्त है ना, जब उसके होटल ओनर ने उसका नाम पूछा तो उसकी जाति पता चल गई उसको। उसको पता चला कि अच्छा तुम तो दलित हो। तो दलित के साथ क्या किया उसने, बिकॉज ही इज़ अ दलित, तो उसने उसको एक अलग कप में दी। और ये बताने के लिए, ये क्या हुआ, ये चीज़ हुई प्रैक्टिस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या हो रहा है, जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट केस स्टडी है। दूसरा केस स्टडी देखते हैं। एक टीवी चैनल है, टीवी चैनल में अलग अलग न्यूज़ रीडर्स होते हैं। तो क्या हुआ, टीवी चैनल ने अचानक से बोला, 4 न्यूज़ रीडर्स जो थे उनको बोल दिया कि आज से तुम काम नहीं करोगे, आज से तुम न्यूज़ नहीं पढ़ोगे। और ये चारों की चारों विमेन थी। रीज़न क्या दिया गया, क्यों मना किया गया विमेन को न्यूज़ रीड करने से, रीज़न दिया गया कि सारी की सारी विमेन जो है 45 एज से ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा 2 मेल न्यूज़ रीडर्स भी थे। ठीक है, जो 2 मेल न्यूज़ रीडर्स थे वो भी 45 की एज से ऊपर थे, लेकिन उनको मना नहीं किया गया। उनको बोला गया कि ठीक है तुम न्यूज़ को बताते रहो, न्यूज़ रीड करते रहो, न्यूज़ प्रेजेंट करते रहो टीवी में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो विमेन हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। क्यों, क्योंकि अगर विमेन 45 एज से ऊपर है तो उनको मना कर दिया जा रहा है, वहीं मेल अगर है 45 से ऊपर तो उनको बोला जा रहा है कि नहीं तुम तो कंटिन्यू करो। तो उसका मतलब क्या हुआ, जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है।
चलो ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा समझते हैं। सोचो, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी ना देता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये ना कहता कि किसी के साथ भी कास्ट के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर एंड अदर क्राइटेरियाज के बेसिस पर, वो क्राइटेरियाज क्या है हम डील करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, कास्ट के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर एंड अदर क्राइटेरियाज के बेसिस पर अगर डिस्क्रिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन मना ना करता, इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस को कॉन्स्टिट्यूशन मना ना करता, तो क्या होता? इस तरीके से हम लोग अपनी डेली बेसिस पर, डेली लाइफ में ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? इसीलिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहला फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी दिया। ठीक है, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारी समाज में अलग अलग लेवल पर इनइक्वालिटीज़ होती है। उन इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए, उन प्रैक्टिसेस को बंद करने के लिए हमें क्या दिया गया? आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक हमें क्या मिला है? हमें मिला है हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट, जिसका नाम है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हमें इन दोनों एग्जाम्पल से लेनी थी। अब हम लोग इसको और ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं, एक एक राइट को समझेंगे हम लोग। ठीक है, एक एक राइट को पढ़ेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे और इस तरीके से हम पढ़ेंगे। So these are the clear discrimination, ठीक है, these are the examples of clear discrimination. First is the discrimination on the basis of caste, और दूसरी जगह पर क्या हुआ है, सेकेंड एग्जाम्पल में हमने देखा है कि जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ। अब हम रीड करते हैं राइट टू इक्वालिटी के बारे में। राइट टू इक्वालिटी ट्राइज टू डू अवे विद सच एंड दी अदर डिस्क्रिमिनेशन। राइट टू इक्वालिटी यही सारे प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात करता है। इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप, होटल, प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट, वेल्स, बाथिंग घाट्स एंड प्लेस ऑफ वर्शिप। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है, उसमें सबसे पहली बात करी गई है, आर्टिकल 15 क्या बात कर रहा है? आर्टिकल 15 बात कर रहा है कि हर किसी को इक्वल एक्सेस मिलेगा। ठीक है, देखो मैं अगर बार बार आर्टिकल 15 या फिर ऐसे आर्टिकल का नाम ले रही हूँ, यू डोंट हैव टू बी, एक तरीके से आपको डरना नहीं है किसी भी तरीके से कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन याद करने हैं, नहीं। ठीक है, बस केवल एक सब कॉन्शियस माइंड में आपकी चीज़ें चली जाए, मेरा केवल इतना ही इंटेंशन है। ठीक है, क्योंकि मुझे आर्टिकल्स का नाम, नंबर याद है, इसी की वजह से मैं बार बार कोट कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन आपको इस किसी भी तरीके से परेशानी नहीं माननी है कि हमें तो याद करना पड़ेगा, इस तरीके से हमें याद नहीं हो रहा, या फिर ये सारी चीज़ें नहीं करना, उस चीज़ का टेंशन नहीं लेना। समझते चलो, आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपको समझ में आ जाना चाहिए राइट टू इक्वालिटी क्या है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस के बारे में। तो हमें सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी में क्या मिला हुआ है? हमें मिला हुआ है कि हम सभी, कोई भी इंडिविजुअल क्यों ना हो, हर किसी को इक्वल एक्सेस मिलेगा। ठीक है, पब्लिक प्लेसेस में, जैसे शॉप, होटल या प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट है, वेल्स है, बाथिंग घाट्स है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है। जब हम ये कह रहे हैं कि हमें इक्वल एक्सेस मिलेगा, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द एक्सेस ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से इन सारी चीज़ों में एक्सेस करने के लिए किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, या फिर उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। इन सारे क्राइटेरियाज़ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, और किसी को ये नहीं बोला जाएगा कि तुम ये चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते, तुम वहाँ नहीं जा सकते, तुम शॉप में नहीं जा सकते, तुम होटल में नहीं जा सकते, बिकॉज यू आर अ स्पेसिफिक रिलीजन इंडिविजुअल, आप एक स्पेसिफिक रिलीजियस इंडिविजुअल हो, या फिर आप एक स्पेसिफिक कास्ट के हो। ऐसा नहीं किया जा सकता, हर किसी को इक्वल एक्सेस दिया जाएगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहला वो पढ़ा, सबसे पहला पार्ट पढ़ा, जिसको हम लोग आर्टिकल 15 के अंतर्गत स्टडी करते हैं। अब राइट टू इक्वालिटी में एक और चीज़ आती है, वो आती है नेक्स्ट आर्टिकल 16। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स एनी डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड बेसिस। राइट टू इक्वालिटी में एक और चीज़ आती है, इसका मतलब क्या है? राइट टू इक्वालिटी में एक और चीज़ आती है कि कोई भी इंडिविजुअल के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी बेसिस पर, जो अभी हमने 5 बेसिस देखे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन बेसिस पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम में बैठना चाहता है, अगर कोई पब्लिक सेक्टर में जाना चाहता है, तो उसके साथ ये नहीं बोला जाएगा कि तुम तो स्पेसिफिक कास्ट के हो, स्पेसिफिक रिलीजन के हो, तो हम तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। नहीं, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ओके, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो गवर्नमेंट एग्जाम्स में बैठ सकता है, वो गवर्नमेंट जॉब्स ले सकता है। समझ में आ गया? ओके, ये चीज़ है। अब ये जो हमें राइट मिला है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में, इसमें कुछ एक
एक्सेप्शन है, ठीक है, इसमें कुछ एक एक्सेप्शन है। तो वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन भी हम अंडरस्टैंड करेंगे और वो चीज़ दी हुई है आपके नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ में। लेकिन पहले हम और जो राइट दिए हुए हैं राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत जो और राइट्स हमें मिले हैं, पहले हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हमें पता है कि हमारी सोसाइटी में तो बहुत सालों से रही है। तो इस चीज़ को हमने क्या करा, अबॉलिश करा। दिस हैज़ बीन अबॉलिश्ड अंडर राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी में हमने क्या करा, आर्टिकल 17 स्पेसिफिकली ये कह रहा है कि कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करेगा। अब इस चीज़ को समझो कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस ना हो। आर्टिकल 17 में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल रहा है कि ठीक है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करनी। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट, तुम्हें कुछ स्टेप्स लेने होंगे। तुम्हें ये इंश्योर करना होगा कि सोसाइटी में अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस ख़त्म हो जाए। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या करा, गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, एक कानून बनाया। कानून का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। केवल जानकारी के लिए आपको बता रही हूँ, बस समझना इस चीज़ को। कानून का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं आपको, ओके। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट लेकर आया गया। और इस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई इंडिविजुअल अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो उसको सर्टेन पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया और ये इंश्योर करा कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस ना करी जाए। लेकिन इसको ऐसे समझो, इसको थोड़ा सा रियलिटी के पर्सपेक्टिव से भी समझते हैं। क्या आज भी ऐसा एक भी इंसिडेंट नहीं है क्या कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं हो रही? नहीं, हम न्यूज़पेपर में डेली बेसिस पर देखते हैं, है ना। हम न्यूज़पेपर में डेली बेसिस पर देखते हैं कि एक बच्चे को, दलित बच्चे के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी गई। उसने अपने टीचर की बॉटल छू दी, क्योंकि वो टीचर हायर कास्ट का था, अपर कास्ट का था, तो उसने उसको पीट दिया बच्चे को। ऐसे इंसिडेंट्स हमने देखे, ठीक है। और भी हमने बहुत सारे इंसिडेंट देखे हैं कि जहाँ पर लोअर कास्ट के मेंबर्स के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी जा रही है और एक तरीके से उनको फिजिकली इंजर भी किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करी जाएगी आज से, तो हर इंडिविजुअल बिल्कुल एकदम एक तरीके से बिल्कुल भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कोई कर ही नहीं रहा। नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर हम न्यूज़पेपर में या डेली बेसिस पर न्यूज़ में ये सारी चीज़ें नहीं दिखते। लेकिन एक चीज़ है, आर्टिकल 17 के इंक्लूड होने के बाद और ये जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है 1955 या 50 के आसपास जो हमने लेकर आया, ये कानून पास होने के बाद से अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना एक क्राइम बन चुका है। तो आज ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चे को मारेगा ऑन द बेसिस ऑफ अनटचेबिलिटी या किसी भी व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी जाएगी तो वो खुला घूमेगा। नहीं कर सकते आप ऐसा। आपको जेल में डाला जाएगा, सज़ा दी जाएगी। समझ पा रहे हो, ये चीज़ हो गई है। तो इसीलिए आज डरते हैं लोग अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने से, क्योंकि उनको पता है अगर करी तो फिर नुकसान झेलना पड़ेगा। इट इज़ अ क्राइम। समझ पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंस होती है किसी भी चीज़ को फंडामेंटल राइट बनाने में, क्योंकि गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है उस चीज़ को इंश्योर करने में कि किसी भी तरीके से सोसाइटी में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होगी, और अगर कोई कर रहा है तो सज़ा मिलेगी, ठीक है। एक और सज़ा है इसी एक्ट के अंतर्गत, अगर सपोज कोई इंडिविजुअल को ये बोला गया कि इसने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी, ठीक है, कोर्ट के साथ एक तरीके से कोर्ट में मामला गया, तो कोर्ट ने ट्रायल करा, कोर्ट के सामने पेशी हुई और कोर्ट ने माना कि ये दोषी है, इसने वाकई में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी है। तो पता है एक और चीज़ क्या होगी, वो इंडिविजुअल पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है, उसका ये राइट छीन लिया जाएगा। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये तरीके हैं जिससे हमने इंश्योर करा है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स इम्प्लीमेंट हो, प्रैक्टिस में आए। ऐसा नहीं है कि केवल लिख दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग कि हम ऐसे सोसाइटी चाहते हैं जहाँ पर अनटचेबिलिटी ना हो। नहीं, हमारे पास प्रोविज़न है और वो प्रोविज़न इंश्योर करते हैं कि लोगों के राइट्स प्रोटेक्टेड हो, किसी के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस ना हो। समझ पा रहे हो। तो ये हमने एक और राइट पढ़ा, आर्टिकल 17, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी शुड बी बैंड। अब हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, हमारा लास्ट आर्टिकल आता है राइट टू इक्वलिटी में, आर्टिकल 18। द सेम राइट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल कन्फर नो टाइटल ऑन द पर्सन एक्सेप्ट दोज हु एक्सेल देमसेल्व्स इन मिलिट्री और अकेडमिक फील्ड्स। आर्टिकल 18 ये कहता है कि देखो, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है या फिर जो स्टेट है वो किसी को टाइटल नहीं देगी। गवर्नमेंट किसी को टाइटल नहीं देगी, किसी इंडिविजुअल को टाइटल नहीं देगी, एक्सेप्ट वो लोग जो कि मिलिट्री या अकेडमिक फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स के ज़रिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि स्टेट कोई टाइटल रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। जब हम ये कह रहे हैं टाइटल रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो कौन से टाइटल, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बताया, स्पेसिफाई करा कि कौन से टाइटल
यहाँ पर होते हैं जो हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, जो हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। टाइटल है हेरिडिटरी टाइटल। हेरिडिटरी का मतलब क्या है? जैसे महाराजा, राजा महाराजा, राय बहादुर, राज बहादुर, ये सारे टाइटल्स मतलब जब राजा महाराजा हुआ करते थे उस टाइम पीरियड में ये टाइटल दिए जाते थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 18 के अंतर्गत ये कह दिया कि ये चीज़ नहीं करी जाएगी, अब किसी को ऐसे टाइटल नहीं मिलेंगे, कोई ऐसे टाइटल नहीं रख सकता आज के टाइम में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लेकिन टाइटल का मतलब ये नहीं है कि किसी को हम उसकी मेरिट के बेसिस पर रिकॉग्नाइज भी ना करें। अगर कोई सपोज़ कोई जवान अगर शहीद हो गया है तो उसको मेडल भी ना दिया जाए, ये चीज़ नहीं है। हम मिलिट्री फील्ड में इस चीज़ को नहीं मानते, हम मिलिट्री फील्ड में अवार्ड्स देंगे, ठीक है। हम एकेडमिक फील्ड में भी एक तरीके से जो डॉक्टर की उपाधि है या फिर कोई और अगर अगर अवार्ड है, कोई और अगर टाइटल है तो वो दिया जाएगा, क्योंकि मेरिट के बेसिस पर, ये कोई हेरिडिटरी बेसिस पर नहीं है कि राजा महाराजा इस टाइप के टाइटल्स नहीं है। ये अलग टाइटल है, उन्होंने ऐसा काम किया है कि उनको ये टाइटल दे। एक और चीज़ आती है, आपने नाम सुना होगा पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है, पद्मश्री, भारत रत्न। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें भी इस टाइटल के अंतर्गत नहीं आती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन मना कर रहा है कि ये टाइटल हम नहीं देंगे या ये टाइटल गवर्नमेंट नहीं दे सकती, नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ कैसे पता चली? ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बताई हमें। सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जब हम टाइटल को मना करते हैं, की बात करते हैं कि गवर्नमेंट किसी को टाइटल नहीं देगी, तो केवल हेरिडिटरी टाइटल मना कर रहे हैं, राजा महाराजा टाइप्स के। हम ये वाले टाइटल मना नहीं कर रहे कि किसी को पद्म भूषण ना दिया जाए या फिर पद्म विभूषण ना दिया जाए। ये सारे टाइटल्स उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर दिए जा रहे हैं, कोई हेरिडिटरी बेसिस पर नहीं है। समझ पा रहे हो? तो ये अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए हमारे यहाँ पर आज ये आर्टिकल्स मतलब टाइटल दिए जाते हैं, किसी को अवार्ड दिया जाता है पद्म भूषण का, पद्म विभूषण का। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इन सभी टाइटल्स को आप प्रीफिक्स या सफिक्स के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर जो है एक टाइटल मिल गया, पद्मश्री मिल गया, तो हमेशा आप अपने नाम के आगे हमेशा पद्मश्री बोलोगे आज से, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस ये केवल और केवल एक रिकॉग्निशन है कि आपने एफर्ट डाले हैं तो हम आपको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। अच्छे एफर्ट जिसने कंट्री के लिए करे हैं, देश के लिए काम किया है, तो उसको हम ये रिकॉग्नाइज़ के तौर पर दे रहे हैं। आई होप चीज़ें क्लियर होगी कि हेरिडिटरी टाइटल्स मना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है, और वहीं बाकी सारे जो अदर टाइटल्स हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये चीज़ हम कर सकते हैं, ऐसे टाइटल्स हम दे सकते हैं। क्लियर हो गया? ये सारी हमारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें जो हमने राइट टू इक्वालिटी में पढ़ी। अब ये सारे के सारे हमने राइट्स पढ़े, इसको कंक्लूड कैसे करें? क्या समझे इन सारे राइट से कि हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देंगे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी तो हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात आएगी तो हम ये इंश्योर करेंगे कि किसी के साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो सर्टन ग्राउंड्स पर। जब भी एक्सेस की बात आ जाती है, चाहे वो एक्सेस करना हो शॉप्स में, होटल में, ये सारी चीज़ें, है ना। और अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस हम लोग बैन करेंगे। इन सब चीज़ों से हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट द राइट टू इक्वालिटी स्ट्राइव्स टू मेक इंडिया अ ट्रूली डेमोक्रेसी बाय इंश्योरिंग अ सेंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी एंड स्टेटस अमंग ऑल सिटीजन्स। इन सब चीज़ों से हम क्या समझ सकते हैं? इन सब चीज़ों से हम ये समझ सकते हैं कि राइट टू इक्वालिटी क्या करता है? राइट टू इक्वालिटी इंडिया को एक ट्रू डेमोक्रेसी बना रहा है, एक रियलाइजेबल डेमोक्रेसी बना रहा है, सच में डेमोक्रेसी बना रहा है, जहाँ पर हर व्यक्ति के पास एक इक्वालिटी का सेंस भी है, इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी भी है, एंड स्टेटस भी है। हर किसी का स्टेटस लगभग सेम है, ठीक है। हर कोई भारत का सिटीज़न है, हर कोई इक्वल है, हर किसी के पास डिग्निटी है। ये इंश्योर करता है राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि अगर अनटचेबिलिटी होगी तो डिग्निटी हो ही नहीं सकती, है ना। सम्मान कहाँ है अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है? डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है तो फिर इक्वल स्टेटस कहाँ है? मेल और फीमेल के बीच में अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो फिर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस कहाँ है? ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और सोसाइटी में स्टेटस होना चाहिए, इक्वल स्टेटस, एंड हर किसी को एक सेंस ऑफ इक्वालिटी होनी चाहिए। ये चीज़ हमें देता है हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट, जिसको हम लोग राइट टू इक्वालिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हमने रिकॉल करो थोड़ा सा, जब मैं बता रही थी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो मैंने कहा था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में एक एक्सेप्शन है। वो क्या एक्सेप्शन है, अब हम उस चीज़ के साथ डील करेंगे, ठीक है। चलिए रीड करते हैं। प्रियम्बल पढ़ा होगा आप सभी ने, ठीक है। नहीं पढ़ा तो इस बुक में ही दिया हुआ है, स्टार्टिंग में आप रीड कर सकते हो। प्रियम्बल जब इक्वालिटी की बात करता है ना, तो वो दो चीज़ों के बारे में बात करता है। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ आ जाती है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, और दूसरी चीज़ आ जाती है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। स्टेटस का मतलब क्या है? हर किसी का सेम स्टेटस है, क्योंकि हर कोई कानून के सामने बराबर है और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता 5 ग्राउंड्स पर। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें इक्वालिटी ऑफ स्टेटस देती है। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या है? हर सेक्शन को सेम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लगभग मिलेगी ताकि हर कोई अपने आप को डेवलप कर पाए।
हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, जेंडर का हो, ठीक है? इसका मतलब ये होता है। अब हम थोड़ा-सा इस चीज़ को इंडियन सोसाइटी के एस्पेक्ट से देखते हैं। हमारी इंडियन सोसाइटी में तो आज भी बहुत सारी सोशल इनइक्वालिटीज़ है ना? जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करा तब भी बहुत सारी सोशल इनइक्वालिटीज़ थी। तो फिर जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है, कास्ट के बेसिस पर हो गया या जेंडर के बेसिस पर हो गया, इसके रहते हुए हम ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हर सेक्शन को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वाक़ई में मिले? कैसे इंश्योर कर सकते हैं? तो इस चीज़ के लिए क्या किया, इस चीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चीज़ें बताई हमें, कुछ चीज़ें ऐड करी अपने अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ चीज़ें ऐड करी, तो वो क्या है देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाइज दैट द गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट द स्पेशल स्कीम्स एंड मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ सर्टन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, चिल्ड्रन, women एंड द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ध्यान से समझना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक एक करते हुए हम लोग चीज़ों को समझेंगे तो ढंग से समझना। पहली चीज़ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है, हमें पता है हमारी सोसाइटी में बहुत सारी सोशल इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले सकती है इन सोशल इनइक्वालिटीज़ को कम करने के लिए। उसके लिए क्या कर सकती है, कुछ स्पेशल स्कीम्स लेकर आ सकती है, कुछ स्पेशल स्कीम्स लेकर आ सकती है और कुछ स्पेशल मेजर्स भी लिए जा सकते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन, ठीक है? जैसे कि रिजर्वेशन को भी हम डील करेंगे नेक्स्ट। इसको समझने के बाद हम रिजर्वेशन को समझेंगे। तो कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं, किन के लिए लिए जा सकते हैं, बच्चों के लिए। चिल्ड्रन के लिए स्पेशल मेजर हमने क्या लिया, चिल्ड्रन के लिए हमने स्पेशल मेजर लिया राइट टू एजुकेशन देकर। हमने कहा कि जो अप टू 14 ईयर्स ऑफ बच्चे हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम लोग फ्री में एजुकेशन देंगे। तो ये क्या हुआ, ये हुआ जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, जो बच्चे एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाते, हम उन सभी को इंश्योर करेंगे कि हर कोई बच्चा, ठीक है, भारत का हर बच्चा अगर रिच है तो ऑफकोर्स वो जाएगा ही स्कूल में, लेकिन ऐसे बच्चे भी जो नहीं जा पाते हैं, हर उस बच्चे को क्या मिले, एजुकेशन मिले। 14 ईयर्स तक एजुकेशन हमने क्या करा, राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट हम लेकर आए और इंश्योर करा कि हर बच्चे, भारत का हर बच्चा क्या हो, एजुकेटेड हो एटलीस्ट कम से कम 14 ईयर्स तक। क्लियर है? तो ये स्पेशल मेजर हमने लिया, पहली चीज़। दूसरा, विमेन, विमेन के लिए हमने क्या करा, विमेन के लिए हमने स्पेशल मेजर करा इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन। हमने विमेन को इंश्योर करने के लिए कि विमेन का भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो, विमेन लीडर्स आए, हर लेवल पर आए, तो उसके लिए हमने क्या करा, पहले तो हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया और अब जा करके हमने जो पार्लियामेंट है और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है उसमें हमने क्या करा, उसमें हमने रिजर्वेशन दिया, ठीक है। लोकसभा में हमने रिजर्वेशन दिया और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हमने एक तरीके से रिजर्वेशन दिया है। ओके, तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ हमने स्पेशल मेजर विमेन के लिए ली, क्योंकि हमें पता है कि बिना स्पेशल ट्रीटमेंट के, बिना इनके लिए कुछ स्पेशल किए विमेन आगे नहीं बढ़ सकती पॉलिटिकली। समझ पा रहे हो? और क्या किया है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इस चीज़ को समझो। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस क्या आती है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, जो दलित सेक्शन है या अदर जो कास्ट आती है, जो शेड्यूल कास्ट में आती है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आ जाती है हमारी शेड्यूल कास्ट में। और शेड्यूल कास्ट क्या मानी जाती है, सामाजिक तौर पर और एजुकेशन तौर पर भी बैकवर्ड क्लासेस में जानी जाती है। शेड्यूल कास्ट हो गया, फिर उसके बाद है शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब्स, है ना, तो वो भी क्या है, सोशली और एजुकेशनली भी बैकवर्ड क्लासेस है। एंड साथ ही साथ में जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, वो भी क्या है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में गिनी जाती है। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, जब यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि हमें सोशल इनइक्वालिटीज़ को कम करना है और प्रियम्बल कह रहा है कि हर किसी को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ स्पेशल स्टेप्स ले सकती है बच्चों के लिए, विमेन के लिए और साथ ही साथ एससी, एसटी और ओबीसी के लिए, ठीक है। और एससी, एसटी, ओबीसी के लिए हमने क्या किया, रिजर्वेशन हम लोगों ने दिया है, ठीक है। सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द रिजर्वेशंस इन द जॉब्स एंड इन द एडमिशंस। आपको पता होगा कि हमने क्या करा है, रिजर्वेशन दिया है, जॉब्स में भी हमने रिजर्वेशन दी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी हम लोगों ने रिजर्वेशन दी है, ताकि क्या कर सके, ताकि इनका डेवलपमेंट हो सके और ये भी सोसाइटी के बाकी सभी सेक्शंस के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सके। क्योंकि अगर ये चीज़ ना करी होती, अगर ये चीज़ ना करी होती, तो फिर ये उतने अपने लेवल पर नहीं आ पाते और अपने आप को सक्षम या फिर एक तरीके से क्या कहते हैं, अपने आप को एम्पावर फील ना कर पाते, ठीक है। तो ये इनकी स्पेशल नीड थी कि इनके और बाकी सभी सेक्शंस के बीच में बहुत बड़ा गैप था, ठीक है, बहुत गहराई थी, एक तरीके से बहुत ज़्यादा गैप था दोनों के बीच में। तो उस गैप को कवर अप कैसे किया जाएगा, एक ब्रिज बनाया रिजर्वेशन के फॉर्म में
कि ठीक है आप लोग अभी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड में से हो, तो फिर आप क्या करो, धीरे धीरे ब्रिज के माध्यम से आप कवर अप कर लो और बाकी सभी लोगों के साथ एक इक्वल लेवल पर आ जाओ सोसाइटी में। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन एक क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या आएगा? हमने पढ़ा था कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, है ना? एक और क्राइटेरिया था। तो हमने 5 बेसिस पढ़े थे जिसके बेसिस पर हमने बोला था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, किसी के साथ एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ये चीज़ हमने अंडरस्टैंड करी थी। हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में भी ये अंडरस्टैंड करा था कि गवर्नमेंट किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। अगर हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट भेदभाव नहीं कर सकती, तो कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन करना भी तो भेदभाव हो गया ना। जब आप कह रहे हो कि किसी हर कास्ट को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा, यहाँ पर आप कह रहे हो कि कास्ट के बेसिस पर आप रिजर्वेशन दे रहे हो, तो फिर दोनों बातें साथ कैसे चल सकती है? क्वेश्चन आएगा कि नहीं, है ना? क्वेश्चन उठेगा कि रिजर्वेशन कैसे पॉसिबल हो गया, रिजर्वेशन को कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ कर दिया, जब कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट के बेसिस पर, और यहाँ पर आप कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन दे रहे हो। आप कह रहे हो कि जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और जेंडर के बेसिस पर वेमेन को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है रिजर्वेशन के फॉर्म में। दोनों चीज़ें साथ कैसे पॉसिबल है? तो ये चीज़ पॉसिबल है, और ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पॉसिबल बनाई है। कैसे बनाई है, अंडरस्टैंड करते हैं। सो यू वुड हैव वंडर्ड व्हाई देयर आर रिजर्वेशंस इफ यू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं तो रिजर्वेशन क्यों, है ना? तो ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बोली है। कैसे बोली है? आर्टिकल 16(4) अलाउ करता है हमें। In fact, Article 16(4) of the Constitution explicitly clarifies that a policy like reservation will not be seen as a violation of right to equality. तो क्या हुआ? हमने आर्टिकल 16(4) में ये चीज़ ऐड करी है। क्या ऐड करी है? ये चीज़ ऐड करी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है जैसे कि रिजर्वेशन, तो उसको, उस चीज़ को हम एक्सेप्शन मानेंगे राइट टू इक्वालिटी का। और जब हम इसको कह रहे हैं कि एक्सेप्शन है राइट टू इक्वालिटी का, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि हम रिजर्वेशन कर सकते हैं। रिजर्वेशन करेंगे तो इट विल नॉट बी अ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। समझ पा रहे हो? तो हमने बता दिया कि ठीक है, हम इक्वालिटी मानेंगे, हम राइट टू इक्वालिटी दे रहे हैं, लेकिन हम इसमें एक एक्सेप्शन रख रहे हैं। एक्सेप्शन क्या है? कि हम रिजर्वेशन कर सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी का रूल रिजर्वेशन वाले क्षेत्र में लागू नहीं होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को करनी है। अब ये चीज़ और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर 16(4) में दी हुई है, मैं रीड करती हूँ। Article 16(4) Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of the appointment or the post in favor of any backward classes of citizens which, in the opinion of the state, is not adequately represented in the services under the state. आर्टिकल 16 डील करता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन 16 क्लॉज 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भले ही ये लिखा हुआ है कि हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, हर किसी को पब्लिक अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल मिलेगी, हम कास्ट के बेसिस पर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें ये चीज़ है कि गवर्नमेंट को कोई भी रोक नहीं सकता है, गवर्नमेंट को रोका नहीं जा सकता है रिजर्वेशन करने के लिए। किन लोगों के लिए रिजर्वेशन करने के लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए। एनी बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट रिजर्वेशन कर सकती है। ऐसी बैकवर्ड क्लासेस जो गवर्नमेंट की सर्विसेज में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, यानी कि वहाँ के SC, ST, OBC के लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं है, गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर नहीं है, अगर वो सेक्शन, अगर वो बैकवर्ड क्लासेस एडिक्वेट तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, तो फिर उनके लिए रिजर्वेशन किया जा सकता है, और कोई भी चीज़ गवर्नमेंट को ऐसा करने से नहीं रोक सकती। ओके, आर्टिकल 16 नहीं रोक सकता। आर्टिकल 16(4) में जो प्रोविजंस दिए गए हैं रिजर्वेशन को करने के लिए, इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 16(4) इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16। ठीक है, समझ पा रहे हो? इसी तरीके से विमेन के लिए रिजर्वेशन किया गया, तो वो भी एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 का। आर्टिकल 15 कहता है कि जेंडर के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, तो उसमें हम जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और विमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्यों? ये सारी चीज़ें इसीलिए है क्योंकि राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तभी रियलिटी में रियलाइज़ हो पाएगा। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब देखो क्या है? इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो अनइक्वल है उनको भी इक्वल तरीके से ट्रीट करेंगे। स्पेशल नीड अगर किसी सेक्शन की है, उस स्पेशल नीड को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और उसके लिए अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप्स लेना चाहती है तो गवर्नमेंट स्टेप लेगी, अगर वो रिजर्वेशन के फॉर्म में दिया जा सकता है तो। ओके, तो ये अंडरस्टैंडिंग थी। पूरा का पूरा हमने एक एक पॉइंट को समझा है, डिटेल में समझा है, एग्जाम्पल्स के साथ में समझा है, और जितने भी एस्पेक्ट हो सकते थे, जितने भी डायमेंशन हो सकते थे वो समझे हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो।
ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है। तो पूरा अंडरस्टैंडिंग क्या करी, इक्वालिटी के बारे में समझा, इक्वालिटी में अलग अलग जो हमारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं उन आर्टिकल्स को हमने समझा है, ठीक है। और फिर उसके बाद कंक्लूड भी करा है कि इन आर्टिकल्स में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और एक्सेप्शंस के फॉर्म में ही हम लोग रिजर्वेशन भी कर रहे हैं, ताकि हम सभी इंश्योर कर सके कि हमारे जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने अंडरस्टैंड करी है। आई होप आपको एक क्लैरिटी आई होगी चीज़ों की, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो हो जाता है कवर। और ये जो बॉक्स है आप रीड कर सकते हो एक बार, और रीड करना मेरे हिसाब से तो रीड करना ही चाहिए आपको, क्योंकि जो हमने अभी आर्टिकल्स पढ़े उसका एप्लीकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देखना एक बार, नॉलेज अप्लाई करके देखना कि क्या हमें समझ में आया कि इक्वालिटी का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक केस दिया हुआ है जिसमें इक्वालिटी वायलेट हो रही है। तो आप समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से वो इक्वालिटी वायलेट हो रही है और क्या किया जाना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ आपके ऊपर है, थोड़ा सा सोचना। हमने नॉलेज ले ली है, अब आपकी चीज़ों पर है, आप ट्राई करोगे कि नहीं करोगे। मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अप्लाई कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे अपनी नॉलेज को, ठीक है। इस तरीके से हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग नेक्स्ट अपना जो राइट है उसको बिगिन करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।